चलिए हम शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट का, जो लास्ट लेक्चर में छूटा हुआ था हमारा, उसके आगे से हम शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पारिस्थितिकी के बारे में कुछ पढ़ा था, है ना। पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ना। हमने रिटर महोदय का नाम सुना था, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का नाम सुना था, है ना। तो इन सारे लोगों का हमने अर्नस्ट हैकेल का नाम सुना था। तो यहाँ पर सुधार करना है, याद रखना है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह रिटर ने किया था। किसने किया था? रिटर। अर्नस्ट हैकेल ने उसे परिभाषित किया था, है ना, उसकी विस्तृत विवेचना की थी, और उसे थ्योरेटिकल रूप जो दिया था वो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया था। इसीलिए अलेक्जेंडर को पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है ना। ये इको नहीं आएगा, ये ऑइकस शब्द आएगा, है ना। ऑइकस शब्द है, तो यहाँ पर देखना है, आइकस एक ग्रीक शब्द है, उससे मिलकर यह बना है। आइकस का अर्थ होता है आपका घर, आवास क्षेत्र, है ना। पारिस्थितिकी में हमने देखा था जैविक घटक क्या होते हैं, उसमें उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ताओं में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होता है। अपघटक ये मृतोपजीवी होते हैं। मैंने कहा था कि इसमें हम कवक और जीवाणुओं को प्रमुख रूप से रखते हैं। अजैविक घटकों की भी हमने कल चर्चा की थी। खाद्य श्रृंखला की हमने चर्चा की थी, और लिंडमान का 10% का नियम क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार होता है ना। ऊर्जा रूपांतरण जो होता है ना, तो याद रखना है इस चीज को। अब अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो खाद्य श्रृंखला में प्राणी जो होता है वो भोज्य और भक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये श्रृंखला बनाता है विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वह क्रम जिसमें प्राणी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। भाई ये इसके लिए खाना जो है वो पादप है, लेकिन ये भी किसी के लिए खाना होगा, ये भी किसी के लिए खाना होगा, ये भी किसी के लिए खाना होगा, और ये हमने सर्वोच्च अगर कह दिया है, तो सर्वोच्च क्या होता है? ये उच्च मांसाहारी जीव होते हैं जो अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, परंतु इनका सेवन कोई नहीं करते, इनका सीधा अपघटन होता है, ठीक है, मृत्यु के पश्चात। अब खाद्य श्रृंखला की बात करें तो दो प्रकार की है, एक चारण खाद्य श्रृंखला है और दूसरा अपरक खाद्य श्रृंखला है। अब चारण खाद्य श्रृंखला की खासियत क्या है? जो बचपन से अब तक जब हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? चारण खाद्य श्रृंखला। भाई यहाँ पर मैं अगर बात करूं, एक घास है, घास है, ये घास है, घास को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डा ने खाया। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? सांप ने। सांप को किसने खाया? चील ने, है ना। यही होगा। ये उत्पादक है ये वाला, यानी कि प्रथम पोषण आहार, प्रथम पोषण आहार, द्वितीय पोषण आहार यानी कि उपभोक्ता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सर्वोच्च, ठीक है, यही है। तो इसी को हम कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला की अगर मैं अब विशेषताओं की बात करूं तो चारण खाद्य श्रृंखला में क्या होगा? चारण खाद्य श्रृंखला पहली बात तो यह है कि सूर्य प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भर होगी। सूर्य प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भर होगी। क्यों सूर्य प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भर होगी? अब देखिए ना, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला घास स्थल से शुरू हो रही है, यानी कि पादप प्रजाति से शुरू हो रही है, और पादप प्रजाति को स्वयं को जीवित रखने के लिए जो है वह ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उनमें हरित लवक होते हैं जो खुद का खाना बनाते हैं। इसीलिए कोशिका का रसोई घर जो है वो क्या कहलाता है? आपका हरित लवक कहलाता है। लेकिन ये काम कब करेगा? जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी ना, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। तो जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा ये पादप जगत नहीं होगी, और पादप जगत नहीं तो आगे की कोई भी श्रृंखला नहीं होगी। इसलिए चारण खाद्य श्रृंखला, देखिए मेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है। 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है चारण खाद्य श्रृंखला क्या है तथा इसकी विशेषता बताइए। तो चारण खाद्य श्रृंखला जो है वो सूर्य प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भर है। दूसरा, चारण खाद्य श्रृंखला की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो चारण खाद्य श्रृंखला में ये जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता
सदैव शाकाहारी होगा। ये ध्यान में रखना है आपको, है ना, क्योंकि उसको खाने के लिए तो केवल उत्पादक है, इसलिए वो उत्पादक को ही खाएगा, है ना। यही कारण है कि उसे हम कहते हैं शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो सदैव शाकाहारी होगा। हम नहीं हो सकते ना शाकाहारी। मानव तो क्या है, टिड्डे को भी खा ले, चाइना में खाता ही खाता है, ठीक है ना। तो हर एक को खाते हैं, मछली को खा सकते हैं हम, मछली के बाद जो है वो मुर्गे को खा सकते हैं, है ना। चिकन मटन तो चलता ही है। मानव को सर्वाहारा है, जो बोलोगे वो खा लेंगे, है ना। मानव को नहीं छोड़े हम। तो तीसरी बात यह है कि अगर हम चारण खाद्य श्रृंखला की बात करें तो इसमें सर्वोच्च जो होगा वो सदैव मांसाहारी होगा। सर्वोच्च उपभोक्ता जो होगा वो मांसाहारी होगा। ये तीन चीजें इसमें याद रखना है आपको, है ना। अगर आप चारण खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से चारण खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो तीन ये दे देंगे आपको और एक कोई भी दे देगा, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भर है, प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होगा और सर्वोच्च उपभोक्ता सदैव मांसाहारी होगा। देखिए चील, कभी आपको बोलेंगे कि चील जो है वो घास खा ले तो कभी नहीं खाएगी। शेर को बोलेंगे घास खा ले तो वो कभी नहीं खाएगा, है ना। वो टिड्डे खा लेगा, मेंढक खा लेगा, सांप खा लेगा, ये सब खा लेगा, लेकिन वो घास कभी नहीं खाएगा, है ना। रोटी दोगे तो नहीं खाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है अपरद खाद्य श्रृंखला, है ना। अपरद खाद्य श्रृंखला मतलब, अपरद खाद्य श्रृंखला वो है जो जीवों को पुनः से उन्हीं तत्वों में विलीन कर देता है जिन जिन तत्वों से मिलकर किसी जीव का निर्माण हुआ है, फिर वो चाहे पादप प्रजाति हो या जंतु प्रजाति है, मतलब वो उन्हें विघटित करने का प्रयास करता है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें विघटन की प्रक्रिया हो रही है और तत्व जो जीव है वो उन्हीं तत्वों में विलीन हो रहे जिन तत्वों से मिलकर यह बना होता है। इसका अर्थ है कि विघटन का काम तो तभी हो सकता है जब कोई जीव जो होगा वो मृत होगा, क्योंकि बैक्टीरिया और कवक अपघटन का काम तभी करेंगे जब कोई जीव जो है वो मृत अवस्था में आ चुका है। जब तक मृत नहीं होगा तब तक उसका विघटन नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा, है ना। तो ये मृतोपजीवी होते हैं, मतलब घास मृत होगा, टिड्डा मृत होगा, मेंढक मृत होगा, सांप मृत होगा, चील, मतलब मैं एक खाद्य श्रृंखला में बता रहा हूं। तो ये जब मृत होंगे तब जाके जीवाणु और कवक जो है वह इन्हें विघटित करने का या अपघटित करने का प्रयास करेंगे। तो ये मृतोपजीवी होती है। ये चारण श्रृंखला अगर हम बात करें तो ये डेट्राइटस फूड चेन की अगर हम बात करें, इंग्लिश में इसे डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। तो याद रखना है ये खाद्य श्रृंखला, है ना, द चेन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, क्योंकि ये सीधा सनलाइट पे डिपेंड नहीं है। ये जब चारण खाद्य श्रृंखला का कोई भी स्तर मृत होता है, इनके मृत होने पर ये खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। तो सीधा तो निर्भर नहीं होगा, निर्भर है क्योंकि कोई ना कोई जीव रहेगा तभी तो ये होगा, लेकिन ये सीधा निर्भर नहीं है ना। याद रखना है ये क्या करती है, दिस चेन स्टार्ट्स विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये मृतोपजीवी होती है। यहाँ पर दिया होगा ये श्रृंखला प्राणियों पादपों के मृत जैविक पदार्थ से आरंभ होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला पर्यावरण की सफाई में मदद करती है। तो सीधा सा है कि वो जिन तत्वों से है उन्हीं तत्वों में विलीन कर रहा है, तो वापिस से पोषक तत्वों को उन्हीं स्थान पर ला रहा है। जो भी पोषक तत्व जलीय अवस्था वाले होंगे वो जल में जाएंगे, गैसीय अवस्था वाले होंगे वो गैस में जाएंगे, जो धरातल में जाने हैं, मृदा में जाने हैं, चट्टानों में जाने हैं, वो चट्टानों में जाएंगे। तो यह एक प्रकार से पर्यावरण की क्या करती है, सफाई करती है। यही कारण है कि प्रकृति देखो, अगर हमारे यहाँ पे चारण खाद्य श्रृंखला दे रही है तो उसकी सफाई के लिए अपरद खाद्य श्रृंखला भी दे रही है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाते वक्त पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि पहुंचा के नहीं जाएगा। प्रकृति ने ये ख्याल रखा हुआ है, इसीलिए डेट्राइटस फूड चेन का निर्माण किया हुआ है ना। यहाँ पे दिया है देखिए, घास है, टिड्डा है, मेंढक है, सांप है, चील है, इनके मृत होने पर यह खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो डेट्राइटस फूड चेन है, इसकी खासियत यह है कि यह सूर्य प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भर नहीं है और मृतोपजीवी होती है। यहाँ पर लिख सकते हो आप एक शब्द, मृतोपजीवी, है ना। यह श्रृंखला मृतोपजीवी होती है। अब खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल यानी कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ी हुई होती है तो उनका जाल ही क्या कहलाता है, खाद्य जाल के रूप में हम उसे परिभाषित करते हैं। तो एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों के जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कोई एक जीव भी अनेक जीवों का भोजन हो सकता है।
ऐसी स्थिति में पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती। इन्हीं खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल का होना बहुत अनिवार्य होता है। आप विचार कीजिए, अगर टिड्डा केवल घास खाएगा तो चलेगा क्या? है ना, एक ही प्रकार की घास खाएगा, चलेगा क्या? नहीं, है ना। वो कॉटन के पत्तियों को भी खाएगा, वो अन्य फसल है, गेहूं है, उसको भी खाएगा, धान है, उसकी भी पत्तियों को खाएगा। अगर मेंढक केवल टिड्डे को खाए तो चलेगा क्या? अन्य कीड़ों को न खाए तो चलेगा क्या? है ना। सांप केवल मेंढक खाएगा तो चलेगा क्या? चूहा चूहा भी तो खा सकता है। चील जो है वो केवल सांप को खाएगी तो उसका काम चलेगा क्या? नहीं। तो ऐसा तो ये है कि अगर मेंढक की प्रजाति खत्म तो सांप भी खत्म, सांप खत्म तो चील भी खत्म, टिड्डा खत्म तो मेंढक खत्म हो जाएगा। और अगर एक प्रकार की घास अगर चली गई तो टिड्डे फिर नहीं आएंगे। तो फिर ऐसे में तो फिर जैव विविधता का ह्रास होगा, है ना। तो खाद्य श्रृंखलाएं जटिल, मतलब खाद्य जाल जो होगा वो जितना जटिल होगा उतना अच्छा है। कि अगर भाई घास है, अगर बकरी है तो बकरी केवल घास को खाएगी, चलेगा क्या? नहीं, उसको अन्य चीज भी मिलेगी तो भी खा लेगी, यानी कि वो दूसरी खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पर खाने के विविध रास्ते मिलने चाहिए। अगर मानव केवल गेहूं खाएगा, चलेगा क्या? गेहूं खत्म हो गए तो फिर तो मानव प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। तो मानव गेहूं की जगह पे चावल लेके आया, चावल नहीं है, दाल, दाल अगर एक प्रकार की नहीं तो दूसरी दाल लेके आया, है ना। तो जब आप खाने के विभिन्न रास्ते ढूंढ लेते हैं, तो विभिन्न रास्ते मतलब क्या? आप विभिन्न श्रृंखलाओं से जुड़ गए। मतलब आपको जो है केवल शेर नहीं खाएगा, चीता भी खा लेगा, बाघ भी खा लेगा, तो आप भी तो कईयों के खाने बन रहे हैं, आप भी तो कईयों का भोजन बन रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो जितने हम रास्ते हम खोज निकालेंगे हमारे खाने के सर्वाइव करने के, उतनी स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी। तो खाद्य जाल का होना बहुत अनिवार्य होता है। और खाद्य जाल का होना मतलब क्या? उसका जटिल होना बहुत अनिवार्य है। वो जितना जटिल होगा, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलेगी तो पारिस्थितिकी तंत्र को वो स्थिरता प्रदान करती है। समझ में आया? तो ये नहीं समझना खाद्य जाल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो जाल बन रहा है तो हो सकता है कि हम किसके गिरफ्त में आ गए, वो वाले जाल की संकल्पना नहीं लाना है। खाद्य जाल यहाँ पर जितना जटिल होता है उतना पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत बनता है, उतनी जैव विविधता बढ़ती है ना। तो जैव विविधता की वृद्धि के लिए खाद्य जाल का जटिल होना अनिवार्य है, याद रखना है। तो इसकी विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है, याद रखना है ना। यही मैंने कहा कि खाद्य जाल जितना जटिल होगा स्थिरता उतनी बनी रहेगी। ठीक है। हाँ, अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कुछ तथ्यात्मक चीजें लिख लीजिए कि ये लिखा हुआ है मैंने, पृथ्वी पर सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो समुद्र है। और सबसे स्थायी क्या है? समुद्र ही है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। धरती पर मानव रहते हैं इसलिए चेंजेस होने का, अभी हम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी ज्यादा चेंज करने के लिए जिम्मेदार है। अब आते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। अब आते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड आखिर होता क्या है। सिंपल सी चीज, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को या खाद्य श्रृंखला को जो है वो पिरामिड के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। अब पिरामिड के आधार पर समझाने का प्रयास किया है तो ये पिरामिड के स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पिरामिड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इस पिरामिड के आधार पर जो है पारिस्थितिकी तंत्र को उन्होंने समझा है, इसीलिए इन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। और एल्टन साहब ने इसे प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसे एल्टन पिरामिड भी कहा जाता है। 1927 में इसकी अवधारणा दी थी चार्ल्स एल्टन ने, है ना। और इसीलिए इसे एल्टन पिरामिड के नाम से भी हम जानते हैं। अब पिरामिड से हम अगर पारिस्थितिकी को समझा रहे हैं तो उसके लिए कुछ आधार बने होंगे, है ना। तो आधार, 3 आधारों पर हम पिरामिड को बना सकते हैं। एक है ज्योभार, दूसरा है संख्या पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड के आधार पर भी हम पारिस्थितिकी तंत्र को समझा सकते हैं। संख्या के आधार पर भी हम पिरामिड को समझाते हैं। संख्या किसकी? जीवों की, है ना, चाहे वो पादप हो या जंतु। तीसरा है ज्योभार पिरामिड। तो हम 3 आधारों पर देखते हैं, पिरामिड को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ज्योभार पिरामिड क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये 3 में जो है वो, है ना, बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे, ज्यादा टफ नहीं है ना, आसान भाषा में। सबसे पहले ज्योभार पिरामिड को समझते हैं। ज्योभार मतलब क्या? जीव का भार। लेकिन पारिस्थितिकी पिरामिड को समझने के लिए ज्योभार मतलब क्या होता है?
तो यहाँ पारिस्थितिकी पिरामिड को समझने के लिए जीवभार का अर्थ लिया गया है शुष्क भार से, किसी भी जीव के शुष्क भार से। अब शुष्क भार का अर्थ होता है सूखा। जब आप किसी जीव से उसमें से पानी की मात्रा को अगर आप निकाल लोगे ना, तो वो उसका सूखा भाग रह जाएगा। तो जब आप जलीय भाग को निकाल लेते हो तो बचा हुआ जो भी भाग होगा वो जीव का शुष्क भाग कहलाता है। तो आपके पास कोई भी एक बायोम होगा, एक कोई पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जैसे हम समझते हैं मालवा को ले लेते हैं, है ना। मालवा में हमेशा मालवा का उदाहरण है, तो हम वहीं पर बैठे हैं मालवा में। तो जब हम मालवा का उदाहरण लेते हैं तो मालवा में उत्पादक भी होंगे, यानी कि पेड़ पौधे भी होंगे। मालवा का पूरा रीजन देख लेंगे हम, 17-18 जो भी जिले आते हैं पूर्ण या आंशिक तरीके से, तो हम वो पूरा एरिया ले लेते हैं, मालवा का पूरा एरिया लेते हैं। तो इसमें कोई ना कोई उत्पादक तो होंगे, और इसी क्षेत्र में जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता भी होंगे, सर्वोच्च भी होंगे। होंगे नहीं होंगे मालवा में सभी ना। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जो है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बनता है ना। वहां उत्पादक होंगे, फिर उस पर निर्भर रहने वाले प्राथमिक उपभोक्ता भी होंगे, उस पर निर्भर रहने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, उन पर निर्भर रहने वाले सर्वोच्च उपभोक्ता भी होंगे। तो एक कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र में ये सभी खाद्य श्रृंखला के सभी पोषक स्तर होते हैं। तो अगर हम मालवा पारिस्थितिकी तंत्र ले रहे हैं तो उसमें हम पादप प्रजाति को ले ले, और पादप प्रजाति से अगर पानी की मात्रा निकाल दे तो उनका कोई ना कोई भार होगा, है ना। और मालवा अगर क्षेत्र ले रहे, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र ले रहे हैं हम, तो उसमें पादप की संख्या ही, जब पादपों की ही संख्या ज्यादा होगी और उनका वजन भी ज्यादा होगा, भले आप पानी निकाल लो। एक वृक्ष में से अगर आप सूखे वृक्ष को लोगे तो भी तो उसका वजन बहुत ज्यादा है या नहीं है। तो अगर हम जीवभार पिरामिड को देख रहे हैं तो जीवों को उनका शुष्क भार मापा जाता है ना। क्या मापा जाता है? शुष्क भार। तो जीवभार पिरामिड में शुष्क भार को लिया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये जो उत्पादक होते हैं, अब आप बताइए, उत्पादक का ही भार तो ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा उत्पादक का ही भार होगा, क्योंकि मालवा में सबसे ज्यादा वृक्ष प्रजाति होगी, उसमें से पानी निकाल भी लिया जाए तो भी उनका वजन सबसे ज्यादा है ना। दूसरा, अगर हम देखें कि घास पर यानी कि शाकाहारियों को देखें तो उनकी संख्या भी ज्यादा है, उनमें से पानी निकाल लोगे तो भी उनका वजन जो है वो उत्पादक से तो कम होगा लेकिन द्वितीयक से ज्यादा होगा। द्वितीयक से ज्यादा होगा ना, होगा। अब द्वितीयक का वजन जो होता है वो प्राथमिक से कम होगा शुष्क भार, लेकिन तृतीयक से ज्यादा होगा, और सबसे कम जो होगा वो तृतीयक का होगा। अर्थात हम अगर देखें तो ये जो पिरामिड बन रहा है वो सीधा पिरामिड बन रहा है, यानी कि सबसे कम जो होगा वो सर्वोच्च होगा, उससे थोड़ा ज्यादा द्वितीयक होगा, उससे थोड़ा ज्यादा प्राथमिक होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा? उत्पादक का भार होगा। इसीलिए जीवभार पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। लेकिन हमें ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में आता है कि जीवभार पिरामिड किस प्रकार का बनता है, तो सीधा, सीधा और उल्टा, केवल उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनता है, ये ध्यान में रखना है। सीधा तो हमने बना लिया है ना। लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम देखें, जलीय, अब जलीय कुछ भी हो सकता है, एक तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, एक समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, एक झील का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में याद रखना है कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अब क्या होता है, जरा विचार कीजिए। देखो कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल ही प्रमुख है। उत्पादक में देख ले तो हालांकि दूसरे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाण में है क्या? शैवाल ही तो है। अब शैवाल में 90% से ज्यादा तो पानी है। काई जिसे आप कहते हो, हमारे घर में जो है वो पानी की टंकी वगैरह में भी लगे होते हैं। तो अगर आपने नदी किनारे कहीं गए होंगे तो नदी किनारे जो सूखा शैवाल रहता है उसको उठा के देखो तो ऐसा भूसा हो जाता है, क्योंकि पानी ही है सब कुछ, मेन मैटर तो उसमें पानी करता है। अब 90% से ज्यादा अगर उसमें पानी है, अगर उसको सुखा लिया जाए, उसका शुष्क भार देखा जाए तो बहुत ही हल्का है। लेकिन उस शैवाल को खाने वाली जो मछलियां होती है छोटी छोटी, उन छोटी छोटी मछलियों को एकत्रित किया, उनमें से पानी की मात्रा को निकाल लिया जाए तो शैवाल से ज्यादा वजन होता है उनका। अब उन छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए एक बड़ी मछली आती है, व्हेल वगैरह, अगर उसमें से पानी निकाल दिया जाए तो उनका वजन जो है वो छोटी मछलियों से ज्यादा होता है। तो अगर देखा जाए तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे कम जो जैवभार होता है वो उत्पादक का होता है, उससे ज्यादा प्राथमिक का होता है, उससे ज्यादा द्वितीयक का होता है, और सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च का होता है। तो यही कारण है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैवभार पिरामिड होता है वह उल्टा बनता है। तो ये ध्यान में रखना है, जैवभार पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बन सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अगर मान लिया जाए कि हमारे एरिया में अगर
इंसानों से ज्यादा अगर शेर बाघ वगैरह इनकी संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? इंसान प्रजाति रहेगी नहीं, है ना। अगर मनुष्य प्रजाति, है ना, उत्पादक से ज्यादा हो जाए तो उत्पादक आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, तो फिर तो खाद्य श्रृंखला ही समाप्त, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और शेर वगैरह इनको अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो ये भी मरेंगे भूख के रूप में, है ना। तो इनका भी अपघटन हो जाएगा, यानी कि जीवन चक्र जो है वो समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से। तो जीव संख्या पिरामिड में तो आप समझ चुके होंगे कि अगर हमने कोई पारिस्थितिकी तंत्र लिया है, बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र लिया है ना, मालवा वगैरह लिया है, सवाना बायोम लिया है, टुंड्रा बायोम लिया है, तो कोई भी बायोम लीजिए, संख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्पादक ही ज्यादा होंगे, फिर उससे कम संख्या उनको खाने वाले होंगे, फिर उससे कम संख्या जो है वो प्राथमिक को खाने वाले होंगे, है ना। और सर्वोच्च की संख्या कब सबसे कम होगी? आपने देखा होगा कि बाघ वगैरह जो है वो कमी होती है, चील वगैरह आपको थोड़ी मिलेंगे, कौवे जितने, चिड़िया जितने थोड़ी आपको बाज वगैरह मिलेंगे, सही है ना। इनकी संख्या तो कम है। तो संख्या के आधार पर यदि देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होनी चाहिए? उत्पादक की होगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता की उससे कम होगी, द्वितीयक उपभोक्ता की सबसे कम होगी, और सर्वोच्च की सबसे कम होगी। तो जैव संख्या पिरामिड भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन जैव संख्या पिरामिड उल्टा भी बन सकता है यदि आप एक पेड़ को ही पारिस्थितिकी तंत्र मान ले तो एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, ज्योभार पिरामिड जलीय का उल्टा बनेगा। समझ में आ रहा है ना? एक पेड़ का अगर आपको ज्योभार पिरामिड निकालना है तो भी वो सीधा ही बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पेड़ का वजन ही तो ज्यादा होगा, उस पर जो कीड़े मकोड़े हैं जो उस पर आश्रित हो रहे हैं उनका वजन तो बहुत ही कम होगा। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना है, एक पेड़ का अगर आपको ज्योभार पिरामिड पूछा जा रहा है तो सीधा ही बनेगा। उल्टे में आपको क्या याद रखना है? ज्योभार पिरामिड का उल्टा पिरामिड कब बनेगा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। अब कई लोग उल्टा करके आए थे, है ना। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में जीव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा? है ना। ए, घास स्थल का पिरामिड, बी, समुद्री पिरामिड, सी, एक पेड़ का पिरामिड। ऐसा आपको दे दिया जाता है तो जीव संख्या पिरामिड में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र लगा के आ जाते हैं। नहीं दादा, एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह जीव संख्या पिरामिड जो है वो उल्टा बनेगा, है ना। क्योंकि संख्या में देखिए ना, एक वृक्ष की अगर हम बात करें तो संख्या में वृक्ष क्या है? एक ही है, वृक्ष की संख्या एक है ना। उस पर निर्भर रहने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है या नहीं है? उससे ज्यादा जो है उनको कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पक्षियों की संख्या ज्यादा है ना। तो ये पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो एक पेड़ का जो है वह जीव संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। बाकी सभी जो है जीव संख्या पिरामिड सीधा ही बनता है, चाहे आप वन का ले लो, घास स्थल का ले लो, है ना, समुद्र का ले लो, तो ये जीव संख्या पिरामिड जो है हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन एक पेड़ की हम कल्पना करते हैं, बात करते हैं, तो उसका पिरामिड जो है, जीव संख्या पिरामिड जो है वह उल्टा बनेगा। ठीक है। अब तीसरा आता है ऊर्जा पिरामिड। इसमें उल्टा बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने लिंडमान का नियम पढ़ा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, सबसे कम यहाँ पर। चाहे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ले लो या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र ले लो, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र ले लो, उत्पादक में हमेशा ज्यादा ऊर्जा रहेगी, फिर यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम और यहाँ पर कम, ऐसे कम होता है। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में एनर्जी का डायरेक्शन जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि वह एक दिशीय होगा। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि चील से ऊर्जा सांप में आ गई, सांप से ऊर्जा मेंढक में आ गई, मेंढक से टिड्डे में आ गई, टिड्डे से घास में आ गई। नहीं ना, ऊर्जा एक दिशी होगा, घास से टिड्डे में ही जाएगी, टिड्डे से मेंढक में, मेंढक से सांप में और सांप से चील में ही जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर, सबसे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ, और सबसे, मतलब इससे कम, सॉरी सबसे कम बोल रहा हूँ मैं, घास, घास से कम टिड्डे में, टिड्डे से कम मेंढक में, मेंढक से कम सांप में और सबसे कम चील में है। तो हमेशा याद रखना है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक ऊर्जा का लगभग 10% ही पहुंचती है। शेष 90% ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है ना। भाई मुझे भी तो काम करना है ना, मुझे भी तो जिंदा रहना है, तो मेरी ऊर्जा का अधिकांश भाग तो वो मेरी क्रियाओं में खर्च हो जाएगा, बचेगा वो अगले चरण में जाएगा, है ना सर। ठीक है। तो ये होता है ज्योभार पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, एल्टन के द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसे एल्टन पिरामिड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है।
अब हमने चर्चा की थी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। अब जैव भू रासायनिक चक्र की बात कर रहे हैं तो भाई कोई भी खाद्य श्रृंखला है, कोई भी खाद्य श्रृंखला है, यहाँ पर ये डायग्राम अगर मैंने आपको बनाई थी पारिस्थितिक तंत्र की, तो ये जो पर्यावरण के जो घटक है वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। वो किस लिहाज से, कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे तभी तो अंतर संबंधित है। तो कार्य में होता क्या है, कोई भी जीव कार्य तभी कर पाएगा जब उसके पास ऊर्जा होगी, और ऊर्जा के लिए उसको क्या खाना पड़ेगा, पदार्थ। और ये पदार्थ किससे मिलकर बने होंगे, तो कोई पोषक तत्व से मिलकर बने होंगे, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा। अगर हम गेहूं भी खा रहे हैं तो यही पोषक तत्व है ना। तो इन्हीं पोषक तत्वों से हम क्या करेंगे, हम ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे, और ये ऊर्जा रहेगी तो हम कार्य करेंगे। इसका अर्थ है कि कार्य करने के लिए हमें जैविक और अजैविक घटकों के साथ क्रियाएं करनी पड़ेगी, उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो जैविक घटकों में कौन होगा, पादपों पर निर्भर रहना है ना। उपभोक्ताओं में हमें इन पर निर्भर रहना है। अपघटक आते हैं इनमें, हमारे मरने के बाद इनका अपघटन होगा, होगा नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमने अभी खाद्य श्रृंखला को देखा। अब पदार्थ को देखेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि चक्र की बात हो रही है तो इसका अर्थ है कि ये जो पोषक तत्व है वो पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे से, चौथे से पांचवे में, पांचवे से पुनः से पहले में आएगा, या इन चक्रों से पुनः से उसी को ये पोषक तत्व प्राप्त होगी, मतलब होगी। अगर हम बात कर रहे हैं तो पादप की, तो पादप जो है वो जमीनी स्तर से जो है वो पोषक तत्व लेगा, यहाँ से पोषक तत्व लेगा। फिर ये पोषक तत्व किसी ना किसी ये जो पोषक तत्व है ये रासायनिक अभिक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। तो देखिए यहाँ पर भू से इन्होंने पोषक तत्व को प्राप्त किया पादप जगत में, फिर वह केमिकल सिंथेसिस की, अपना बायोलॉजिकल सिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। वो एक रासायनिक प्रक्रिया है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये हो रहा है, और रासायनिक अभिक्रिया से कोई पदार्थ निर्मित हो रहा है ना। हो सकता है वसा निर्मित हो, कार्बोहाइड्रेट निर्मित हो, प्रोटीन निर्मित हो, है ना। तो ये कार्बनिक पदार्थ निर्मित हो रहे हैं। यही कार्बनिक पदार्थ कहाँ जा रहा है, एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में जा रहा है, जा रहा है। तो जैव ये होगा, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में यह पदार्थ जा रहे हैं। दूसरा, ये जीव में ये पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं, भू से आ रहे हैं, और भू से ये जीव में किस माध्यम से जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जा रहे हैं, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से जा रहे हैं। और इन जीवों के नष्ट होने पर यही पोषक तत्व तो पुनः से इस भू को प्राप्त होंगे, और इन्हीं भू में से पुनः से पादप जगत इसे प्राप्त करेगा। तो ये एक सर्कल चलते रहता है ना, ये चक्र चलते रहता है, जिसे हम जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चलते रह रहा है, इसी को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। तो यह रासायनिक पोषक तत्वों का जैविक और अजैविक कारकों के बीच का एक चक्रण है। इसके द्वारा पोषक तत्वों का चक्रण भी होता है, जिससे यह बार बार जैविक कारकों को उपलब्ध होते रहे। किसी प्राणी में पाए जाने वाले सभी तत्व जैव भू रासायनिक चक्र के भाग होते हैं। तो हम प्रमुख चक्र जो है, पोषक चक्र जो है वह देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन चक्र क्या है ना। फिर कार्बन चक्र के बाद हम नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस देखेंगे, और फास्फोरस के बाद फिर हम देखेंगे सल्फर चक्र क्या होता है ना। ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है वो हमारे लिए, देखिए पादप जगत के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, 16 पोषक तत्व जो है वो ज्यादा मात्रा में उन्हें चाहिए रहते हैं, है ना। पादप प्रजाति को हमें भी चाहिए। हमारे शरीर में अगर देखें तो कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए ज्यादा प्रमाण में आवश्यक होते हैं, और माइक्रो जो है वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए रहते हैं। तो ज्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो पादप हो या हम हो, एनपीके है ना, ये जरूरी है। इसके अलावा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जरूरी है। तो हमारे शरीर की अगर बात करें तो 9 पोषक तत्व होते हैं जो हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि हमें ज्यादा प्रमाण में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी संख्या 9 है। फिर तो थोड़ी प्रमाण में बहुत ज्यादा है। पादपों के लिए देख लिया जाए तो एनपीके है, सीएचओ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये लगता ही लगता है, आपने देखा होगा एनपीके, है ना। रासायनिक उर्वरकों के रूप में भी हम एनपीके का प्रयोग करते हैं, फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं डीएपी के रूप में, है ना।
डबल फॉस्फेट का हम इस्तेमाल करते हैं। एनपीके में नाइट्रोजन के लिए हम स्पेशल यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। जहां पर एनपीके का अनुपात कम है वहां पर आप एनपीके जो है वो सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं 1:2:1, है ना, या 4:2:1 इस रेशो में आप इस्तेमाल करते हो इसका, है ना। तो ये अलग अलग रेशो होता है, तो ये याद रखना है। तो इसमें से कार्बन भी महत्वपूर्ण चक्र है ना, ये ध्यान में रखना है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है ना, ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो इनके हम चक्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन चक्र। अगर हम देखें कार्बन की मात्रा, तो बिना कार्बन के किसी जीव की कल्पना की जा सकती है क्या? नहीं, हमारी कल्पना की जा सकती है। आप अगर आप अपने आप को देखोगे, आप अगर आंखों से अपने हाथों को देखोगे, शरीर को देखोगे, तो आपको दिखाई देगा, चमड़ी दिखाई देगी, हमारी स्किन दिखाई देगी। स्किन किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है ना। बनी होती है, बनी होती है, बनी होती है ना। अगर आप पादप को देखोगे तो सेल्यूलोज का बना है ना। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना, पॉलीसेकेराइड से। ये भी हमारी स्किन पॉलीसेकेराइड है। तो इसी का तो बना है हमारा शरीर। तो बिना कार्बन के तो हम कल्पना नहीं कर सकते। और अगर हम हमारे वायुमंडल को देखें, चलिए ठीक है, हमारे कार्बन का शरीर बना है, लेकिन कार्बन को हम इनहेल भी कर रहे हैं, हम छोड़ भी रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? सीएचओ का ही तो अनुपात है, यौगिक है। प्रोटीन क्या है? सीएचओ का यौगिक है। वसा क्या है? इसी से मिलकर बना है, कार्बन से। तो ये बनेगा कैसे? ये पादप बनाएंगे। कौन बनाएगा? पादप बनाएगा। अब पादप कार्बन को लेंगे कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, लेकिन उसके लिए CO2 का लेना अनिवार्य है ना। CO2 का लेना अनिवार्य है। देखिए 6CO2 + 12H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यह कार्बोहाइड्रेट बनाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट बन गया। फिर जलवाष्प निकालेगा और ऑक्सीजन भी निकालेगा, है ना। तो ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट बनेगा कैसे? ये पादप से बनेगा। ये पादप जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे वायुमंडल में निचली परत में तो भैया सबसे ज्यादा प्रमाण में कार्बन डाइऑक्साइड है ही। अगर पूरे वायुमंडल की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? हमारी निचली परत में। भारी गैस है इसलिए नीचे रहती है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है? वायुमंडल। अब वायुमंडल से ये कहां पर जाएगा? पादप में जाएगा। अब पादप से ये क्या बनाएगा? कार्बनिक पदार्थ बनाएगा। कार्बनिक पदार्थ में हमने बताया कि प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकता है। फिर इसका सेवन कौन करेगा? जंतु करेगा, है ना। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। देखिए पादप से कौन क्या बनेगा? पादप से खाना बनेगा। खाने को हम जंतु जगत यानी कि उसे हम लेंगे, खाने के माध्यम से हम उसे स्वीकार करेंगे, है ना। अब क्या होगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे जीवन में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जैविक जगत में प्रवेश कर गया, लेकिन वापस भी तो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किन किन कारणों से वापस भी जा रहा है, ये भी तो देखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि जंतु जगत के अपघटन से ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, या कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से जाएगा, क्योंकि गेहूं के सड़ने से भी तो जाएगा। पादप के अपघटन से भी तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो है। इसके अतिरिक्त भी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में जा रहा है। हम कोयले का दहन कर रहे हैं, पेट्रोलियम का दहन कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है। ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। हमारी श्वसन क्रिया के माध्यम से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो प्रमाण जो है वो बढ़ रहा है। बीड़ी, सिगरेट, चिलम, समझ में आ रहा है। तो इससे कई ज्यादा प्रमाण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है, जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। हालांकि इनसे निकलता कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो घातक है हमारे लिए। वो बाहरी वातावरण में ज्यादा समय तक अकेली नहीं रह सकती, वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ही लेगी। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हम हमारे शरीर में जा रहा है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी तो जा रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उस ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जिस ऑक्सीजन की जरूरत हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को थी, वो तो पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह ऑक्सीजन बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा क्या? और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रक्त क्या ढोएगा? आरबीसी क्या ढोएगी माइटोकॉन्ड्रिया तक, है ना। हेमोग्लोबिन ले जाएगा क्या उसे वहां पर? और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पर ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास तो एनऑक्सी की प्रक्रिया में ही थोड़ा बहुत ग्लूकोज बनता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। और ऑक्सी में तो याद रखना है ना 36 एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो वो 36 एटीपी तभी बनेगा ना जब ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन ही नहीं तो ऊर्जा नहीं।
ऊर्जा नहीं तो आप काम नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो खत्म, फिनिश हो जाएगा। तो धुआं कितना खतरनाक है हमारे लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जब सिगरेट पीते हैं, ये पीते हैं, है ना, मुंह पे छोड़ते हैं ऐसे करके, तो वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो दम घोटूपना की बीमारी होती है। हम बार बार ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक होती है। तो किसी पादप या प्राणी के सभी जैव रासायनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कई जलीय जीव कैल्शियम व कार्बन का उपयोग कर अपने मुलायम शरीर पर कवच निर्माण करते हैं, जैसे प्रवाल हो गया, घोंगा हो गया, है ना, प्रवाल यानी मूंगा वगैरह। तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाते हैं। वायुमंडल में एक और कारण से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जब हम सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम भुजे हुए चूने में तब्दील करते हैं तो CaO से CO2 अलग होता है और ये हमारे वायुमंडल में जाता है। और पादप व प्राणी के श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जाता है। जल के गर्म होने के कारण जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, जल के मॉलिक्यूल जब दूर हो गए तो उसमें घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आता है। इसके विपरीत जब वो जल ठंडा होता है तो उसमें CO2 की घुलनशीलता बढ़ जाती है, वो एक अलग बात है। वायुमंडल में जीवमंडल के ज्यादातर कार्बन श्वसन क्रिया से पहुंचता है। तो हमारा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जीवमंडल में ज्यादातर कार्बन जो है वो किस माध्यम से पहुंचता है, तो श्वसन क्रिया के माध्यम से पहुंचता है। जमीनी स्तर पर अपघटन से मीथेन निकलता है, इसमें भी कार्बन होता है। तो इन प्रक्रियाओं से याद रखना है कार्बन हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है और किन माध्यमों से जैविक जगत में यह प्रवेश करता है ना, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और कार्बन चक्र पर मानवीय प्रभाव क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहेगा। और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रही है तो जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है ना। क्लाइमेटिक पैटर्न क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम ये कार्य कर ही रहे हैं ना, कोयला जला रहे हैं, ज्वालामुखी, चलो ये तो प्राकृतिक कारण है ना। ये हम पेट्रोलियम को जला रहे हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह हम जला रहे हैं, अपना पी रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अब आप बोलोगे पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ेगा? अरे भाई, पादप जगत ही तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ना। अगर पादप जगत को आपने नष्ट कर दिया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो बना है। और कार्बन डाइऑक्साइड से खतरा क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो तेज गति से सूर्य से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब तो करती है, लेकिन रेडिएट जो है वो काफी कम प्रमाण में करती है। मतलब जो दर होती है विकिरण की, जो दर होती है वो बहुत कम होती है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड ने जो हीट को ग्रहण किया हुआ है वो उसका जाने का दर स्लो है। तो क्या होता है कि रात के समय में वो पूरी ऊर्जा को छोड़ नहीं पाती है, और पूरी ऊर्जा को अगर वो छोड़ नहीं पाती है तो फिर से दूसरा दिन लग जाएगा, फिर से वह एक्सेप्ट करने लग जाएगी, तो पिछले दिन की कुछ ऊर्जा तो यहीं पर रहेगी। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में होगी उतना ज्यादा धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा। और शनि शनि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है ना। मीथेन गैस भी उसी प्रमाण में है, कार्बन डाइऑक्साइड से खतरनाक है, वो तो ज्यादा प्रमाण में एब्जॉर्ब करती है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ी जो दो गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। हालांकि मीथेन की मात्रा कम है, इसीलिए सबसे घातक हमारे लिए कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। मीथेन जो है वो जैविक चीजों से ही निकलता है। धान की खेती हो गई, या जहाँ पर गोबर वगैरह होता है, जहाँ पर हम जानवरों को बांधते हैं, वहां से मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस जैविक तत्वों से ही निकलती है। तो यही कारण है कि मंगल पर मीथेन गैस क्यों आई है, कहाँ से आई है, मीथेन गैस का इतना ज्यादा होने का कारण क्या है, इसी के आधार पर वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि पहले कभी वहां पर जीवन था क्या, अगर था तो फिर वह गया कैसे। इसी का पता लगाने के लिए हमने मंगलयान भेजा था। तो मंगल ग्रह पर जीवन को साक्ष्य किसने प्रस्तुत किए थे? मीथेन गैस ने प्रस्तुत किए थे, है ना। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए कार्बन चक्र पर मानवीय प्रभाव की हम चर्चा करें तो पेड़ को काटना है, औद्योगिकरण, धुआं निकल रहा है, जीव भार के दहन, कोयला जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, खनिज कोयला के दहन से, वाहनों से निकला हुआ धुआं, इन सभी से हमारे कार्बन चक्र, है ना, पर जो है वह मानव का प्रभाव हो रहा है कार्बन चक्र पर। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है हमारा कार्बन चक्र, जिससे हम कार्बन की मात्रा जो है वो हमारे जैविक जगत में कैसी आ रही है और पुनः से वह वायुमंडल में कैसी जा रही है, इन सभी का चक्र जो है वह दिया हुआ है।
तो है ना, ये चक्र निरंतर चलते जा रहा है। तो कार्बन के परसेंटेज को हमें मेंटेन करके रखना है। यही कारण है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को कम करना है, कोयले के दहन को कम करना है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। क्वेटो यूनिट दिया गया है ना, क्वेटो प्रोटोकॉल हुआ है ना इस पर, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है इन सारी चीजों को। तो पेड़ों को लगाना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा पेड़ जो है वो होना चाहिए। निर्वनीकरण को जो है वह कम करना चाहिए, है ना, ज्यादा निर्वनीकरण नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो देखना है ना। बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कोयले के दहन से बचना चाहिए। दूसरे जो है वो पर्यावरण के अनुकूल जो भी आपके ऊर्जा की जो तकनीकें होगी वो सामने लानी चाहिए। जैसे आज सौर ऊर्जा पे ज्यादा बल दिया जा रहा है ना। अभी हमारे यहाँ पे विश्व लेवल पर जो है आईटीआर का प्रोजेक्ट चल रहा है ना। फ्रांस के कैट्रिक में चल रहा है, आईटीआर का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें याद रखना है कि हम जो है वो संलयन के आधार पर जो है ड्यूटेरियम को तोड़ के, संलयन के आधार पर हम ड्यूटेरियम को तोड़कर जो है वो हाइड्रोजन की प्राप्ति करेंगे। और हाइड्रोजन की प्राप्ति होने से याद रखना ये जो होता है, इससे जो संलयन से जो भी ऊर्जा निर्मित होती है इसमें किसी प्रकार के हानिकारक किरणें नहीं होती है, और ये जो ऊर्जा होती है वो पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो आने वाले समय में हम इसका भी उपयोग करेंगे, है ना। ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेस होता है तो, है ना, ये जितना भी यूरेनियम आधारित जो परमाणु भट्टियां होती है ये कम हो जाएगी, रेडिएशन का खतरा कम होगा, हमारा वायुमंडल भी जो है वो सुरक्षित रहेगा, है ना। तो ये समय की बात है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम नाइट्रोजन चक्र पर आते हैं। जिस प्रकार से कार्बन चक्र महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से नाइट्रोजन चक्र भी जो है वह महत्वपूर्ण है। अब नाइट्रोजन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो नाइट्रोजन चक्र में याद रखना है वायुमंडल नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। स्रोत है या नहीं है? तो स्रोत है तो सही, लेकिन अधिकांश जीव है, चाहे वो पादप प्रजाति हो या जंतु प्रजाति है, अधिकांश जीव नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में 78% में होने के बावजूद भी हम नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रहे हो कि अब हम नाइट्रोजन का हमारे शरीर के लिए क्या उपयोग है? तो नाइट्रोजन है तो प्रोटीन बनेगा, कई सारे प्रोटीन जो है, एमिनो एसिड जो है वह, कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन के बेस पर बनते हैं, नाइट्रोजन से हमें बनते हैं। डीएनए में क्या है, न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन ही बेसिस होते हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, है ना, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है। नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो ये बनेंगे क्या? ये नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन अगर 78% में है, देखिए 78% में ये है, 21% में ऑक्सीजन है ना, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है ना, आर्गन है, 0.03% में आपका CO2 है। तो हम जब श्वास लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन लेते हैं कि ये पूरा की पूरा जो है वो कंपोजिशन हमारे शरीर के अंदर जाता है? पूरा ही ना, हमारा नाक के सेपरेटर थोड़ी है, वो तो केवल धूल कणों को हमारे नाक के अंदर के बाद जो है वो पृथक करेगा, फिल्टर का काम करेगा, लेकिन गैसेस तो सभी जाएगी। मैंने श्वास ली है तो मैंने नाइट्रोजन भी लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया है, ऑक्सीजन भी लिया है, आर्गन भी लिया है, ये लिया है। अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैंने किस परसेंट में लिया, इसी परसेंटेज में लिया होगा। अगर मैं इनहेल कर रहा हूँ तो 78% में जो है वो क्या कर रहा हूँ, 78% में तो मैं नाइट्रोजन ले रहा हूँ, है ना। फिर 21% में क्या कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ। 0.03% में क्या कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ मैं। 0.93 में क्या ले रहा हूँ मैं, आर्गन ले रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ। तो ये मेरा इनहेल करने का परसेंटेज है। अब मैं जब छोड़ूंगा इसे तब क्या होगा, तब नाइट्रोजन 78% में ही छोड़ूंगा, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 17% हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़कर 4% के आसपास हो गया, और आर्गन उतना ही निकलेंगे। अब आर्गन तो अक्रिय गैस है, इसीलिए हमारे शरीर में किसी प्रकार की क्रिया नहीं करेगी, इसको तो छोड़ो। परसेंटेज चेंज हुआ है इन दो का, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करके फिर बाकी के ऑक्सीजन हम फिर से छोड़ देते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है। फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़कर हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक चीज समझो कि नाइट्रोजन ये तो इनर्ट गैस नहीं है ना, ये तो कोई अक्रिय गैस नहीं है। अब जब अक्रिय गैस है ही नहीं तो फिर हमारे शरीर ने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? इसका उपयोग इसलिए नहीं किया है क्योंकि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, समझना है।
ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अधिकांश पादप प्रजाति और जंतु प्रजाति जो होती है वो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं है। इस ट्रिपल बॉन्ड को जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक ये निसेंट नाइट्रोजन जो है वो अलग नहीं होगा, और ये निसेंट अलग नहीं होगा तो किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तब तक ये दोनों बंध चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब कोवेलेंट कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड है वो। अब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो ये नाइट्रोजन किसी के साथ जाकर प्रतिक्रिया करेगा। अब ये कह दिए कि नहीं भाई हम भाई भाई है, मुझे ना इधर जाना है, मुझे ना इधर जाना है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है एक दूसरे से मिलकर, तो हम इधर उधर क्यों जाए? तो इधर उधर ले जाने के लिए इनको तोड़ना पड़ेगा, भेद करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, भेद करेंगे तब ये टूटेगा और किसी के साथ क्रिया करेगा। तो हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है, नहीं पादपों में इतनी ऊर्जा है कि ये नाइट्रोजन को सीधा तोड़ ले और इसका उपयोग कर ले। इसलिए नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस नहीं है, फिर भी उसकी तरह व्यवहार करती है। और 78 यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रमाण में नाइट्रोजन है। इसीलिए जो आपकी चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, सस्ते में मिल रही ना। हीलियम अगर भरेंगे तो महंगी भी हो जाएगी, फिर 5 रुपए का चिप्स जो मिल रहा है वो 10 रुपए में मिलेगा, फिर हम कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई। तो जब ये अक्रिय गैस की तरह व्यवहार कर ही रही है और हमारे पास फ्री में मौजूद है 78% में, निकालना आसान है इसे, तो हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन फिर भी इनर्ट गैस की तरह यह व्यवहार कर रही होती है, ध्यान में रखना है ना। तो इसीलिए याद रखना। फिर हमारे शरीर में नाइट्रोजन आता कहाँ से? फिर हम एसिड डीएनए कैसे बनाएंगे, आरएनए कैसे बनाएंगे, विटामिन कैसे बनाएंगे, प्रोटीन एंजाइम्स कैसे बनाएंगे? तो खाने के माध्यम से। कैसे बनाते हैं हम? खाने के माध्यम से। अब कहेंगे खाने के माध्यम से, वो खाना आएगा कहाँ से? तो पादप से आएगा। अब वो आप बोलेंगे कि सर पादप भी तो इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर अब क्या होगा? अब पादप भी कर नहीं पाते तो अब वो कैसे होगा? अब पादप को तो करना पड़ेगा, अब कोई ना कोई तो प्रक्रिया तो होगी। तो हम यहाँ पर पादपों के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन कैसा? स्थिरीकृत। कैसा? स्थिरीकृत, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा। पादप कैसे करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से नाइट्रोजन को या तो अमोनिया में ग्रहण करेंगे या तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे। तो जब नाइट्रोजन नाइट्रेट या तो फिर अमोनिया में जब कन्वर्ट होता है तो इसे कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ है, यहाँ पर दिया नहीं लेकिन ठीक है दिया होगा, लेकिन मिल नहीं रहा है मुझे। हाँ, नाइट्रोजन का उपयोग करने के लिए इसे नाइट्रेट या अमोनिया में बदलना पड़ेगा, और जब नाइट्रेट और अमोनिया में बदलता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। तो देखिए नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन एक अलग चीज होती है। देखो यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन मैंने एक प्रक्रिया करी होगी, ये अलग है। नाइट्रिफिकेशन में याद रखना है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, ये नाइट्रिफिकेशन है। जबकि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन का या तो अमोनिया में कन्वर्ट होना या तो नाइट्रेट में कन्वर्ट होना। देखिए नाइट्रिफिकेशन एक प्रकार की नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया है, मतलब एक भाग है, क्योंकि अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है और नाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है ना। लेकिन जब नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है डिकेइंग की प्रक्रिया में, जब सड़कर प्रोटीन टूटकर जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो फिर ये है आपका क्या? ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में याद रखना है या तो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा या तो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अमोनिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और जबकि अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया नाइट्रिफिकेशन है। अब ये समझना है कि पादप का खाना अमोनिया है या नाइट्रेट है। पादप नाइट्रेट का उपयोग करेगा अमोनिया को, क्योंकि हम यूरिया के माध्यम से तो अमोनिया दे रहे हैं जिसमें 46% जो है वह नाइट्रोजन है ना। तो पादपों का खाना अमोनिया नहीं होता है, नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट होता है। फिर आप कहोगे कि फिर अमोनिया हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अमोनिया से नाइट्रेट बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, तो हम सीधा अमोनिया दे देना। क्योंकि पादप क्या होता है, पादपों के पास इतनी ताकत होती है कि वो अमोनिया को ग्रहण करके उसको पहले क्या करेंगे? नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर नाइट्रेट का उपयोग करेंगे।
तो जब प्राकृतिक तौर पर वो कर रहे हैं तो हम सीधा क्या देते हैं, उन्हें अमोनिया देते हैं। और हमारे खेतों में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनिया को ग्रहण करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो पादपों के लिए भी अच्छी बात है कि जीवाणुओं का भी सहजीविता के आधार पर हो जाएगा कि भैया वो जो है अमोनिया को क्या करते हैं, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी नाइट्रेट का उपयोग कौन कर रहा है, पादप प्रजाति कर लेते हैं, है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन पादपों में भी अपने अंदर की ओर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो अमोनिया को तोड़कर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन अंततः खाना क्या होता है उनका, नाइट्रेट होता है। तो पादप नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम कल मिलेंगे पुनः से। इसके आगे हम शुरुआत करेंगे नाइट्रोजन चक्र, है ना, आगे की ओर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कौन कौन सी, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर फास्फोरस और फिर सल्फर चक्र पढ़ेंगे और फिर प्रदूषण के टॉपिक पे हम आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।